जनसंघ से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर। एक चेहरा जो पॉपुलैरिटी की चरम पर पहुंच रहा है, एक पार्टी जिसको हराने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियां एक हो गई हैं। लेकिन आखिर ये जनसंघ नाम की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी कैसे? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। और अब की बार समय था भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद का, जब लाखों लोग पलायन कर रहे थे। उस समय नेहरू लियाकत समझौते के कारण दोनों देश गंभीर दंगों से पीड़ित थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि वे अल्पसंख्यक आयोगों का गठन करेंगे। उस समय जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि उस समय उद्योग मंत्री के पद पर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ वैकल्पिक राजनीति की इच्छा पनपने लगी। तब मुखर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए उन्होंने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम था जनसंघ। जनसंघ के गठन के दो मुख्य कारण थे। एक नेहरू लियाकत समझौता था और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगना। आरएसएस पर प्रतिबंध लगने के बाद देश के एक वर्ग को लगने लगा कि कांग्रेस का विकल्प होना जरूरी है। जनसंघ से जुड़े लोगों को भी राजनीतिक आधार चाहिए था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुलाकात आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर से होती है और यहाँ से शुरू होती है जनसंघ को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की रणनीति। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में होती है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय थे। जनसंघ ने अपना चुनाव चिन्ह दीपक रखा था और साथ में उस पर भगवा झंडा था। पहली बार 1992 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट और उसके चुनाव चिन्ह पर 94 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। 1952 में पहली बार जनसंघ के 3 सांसद चुने जाते हैं, 2 पश्चिम बंगाल से और 1 राजस्थान से। 3 निर्वाचित प्रतिनिधि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता दक्षिण पूर्व सीट से, दुर्गाचरण बैनर्जी मिदनापुर झारग्राम सीट से और उमाशंकर त्रिवेदी चित्तौड़ राजस्थान से। उस समय जनसंघ के मुख्य मुद्दों में देश के लिए एक समान नागरिक संहिता, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की मांग शामिल थी। इसके बाद जनसंघ ने जम्मू कश्मीर को लेकर पहला बड़ा अभियान चलाया। साल 1953 में जिस समय जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, मुखर्जी ने इसे देश की एकता में बाधा डालने वाली नीति के रूप में देखा और इसका कड़ा विरोध किया। 8 मई 1953 को मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू की। जम्मू में प्रवेश करने के बाद उन्हें शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के ठीक 40 दिन बाद 23 जून 1953 को खबर आई कि मुखर्जी का निधन हो गया है। उस समय पार्टी की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत उपस्थिति थी, लेकिन राजनीतिक आधार सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था। जनसंघ को दक्षिण भारत में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। जनसंघ को पूरे देश में अपनी जगह बनाने के लिए अभी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर आया साल 1975। ये साल न सिर्फ भारत की राजनीति को बदलने वाला था, बल्कि कई अन्य पार्टियों के लिए सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का अवसर था। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, तब जनसंघ ने आपातकाल का खुलकर विरोध किया। 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल हटाए जाने के बाद देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हराने के लिए एकमात्र उद्देश्य से हाथ मिलाया और तब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, जिसमें समाजवादी और कांग्रेस के बागी गुट शामिल थे। 1977 के चुनाव में जनसंघ के नेता काफी सफल होकर उभरे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, जबकि लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। जनता पार्टी की स्थापना के बाद से कई गुट रहे हैं। एक मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह और राजनारायण का, तीसरा गुट बाबू जगजीवन राम का और चौथा जनसंघ नेताओं का। इस बीच 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इस बात को
लेकर बहस छिड़ी कि क्या जनता पार्टी में शामिल होने वाले जनसंघ के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य बने रह सकते हैं। लेकिन इतने में ही 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। कारण रहे लोकदल नेता चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाना। अब सवाल उठता है कि जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से देश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी भारतीय जनता पार्टी। तो दरअसल 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जनता पार्टी में आरएसएस से जुड़ने पर रोक लगा दी गई। 1980 तक जनता पार्टी में समाजवादियों और जनसंघ के सदस्यों के रास्ते अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नामक एक राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। भाजपा के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, KR मलकानी, सिकंदर बख्श, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय राजे सिंधिया, भौरिंग सिंह शेखावत, शांता कुमार, राम जेठमलानी और जगन्नाथ राव थे। पार्टी का नाम अब बदल चुका था और बारी थी चुनाव चिन्ह की। दीपक से बदलकर अब चुनाव चिन्ह हो गया था कमल का फूल। भाजपा के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस प्रतीक का उपयोग पहले ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया जाता था। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से भी जोड़ा जाता है। कमल देश का राष्ट्रीय फूल भी है। कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों की प्रथा शुरू की। बीजेपी ने 1984 का लोकसभा चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति के चलते उसे जनसंघ के पहले चुनाव से एक सीट कम मिली। भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी एक नए रास्ते पर चलना शुरू करती है। साल 1989 तक राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स घोटाले में उलझी हुई थी। उधर बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला किया था और तब यहाँ से बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का शुरू होता है। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया। भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे पर रखा और इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त राजनीतिक लाभ मिला। जहां कभी भाजपा के 2 सांसद थे, वो अब 85 हो गए। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया और यहां से अटल आडवाणी युग की शुरुआत होती है। 25 सितंबर 1990 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू की। यात्रा पर उनके साथ लाखों कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे पर घर घर जाकर प्रचार करने की योजना बनाई। आडवाणी के साथ 30 अक्टूबर को हजारों कार सेवक पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने रथ यात्रा रोक दी और आडवाणी को हिरासत में ले लिया गया। अब साल था 1991। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 85 से बढ़कर 120 हो गई। राम मंदिर आंदोलन की वजह से 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। इसके चलते देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और देश भर में कई हिंसक घटनाएं हुई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की वजह से बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा को बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में प्रमुखता मिली। भाजपा 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन और फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे क्योंकि भाजपा ने 6 महीने पहले ही चुनाव कराए थे। लेकिन फिर आया साल 2004। भाजपा को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वह 2024 तक केंद्र की सत्ता से बाहर रही। लेकिन फिर आया मोदी शाही युग। 2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने गोवा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चुनाव अभियान प्रमुख के रूप में घोषित किया। पार्टी ने 282 सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनाई। यहां से भाजपा में एक नए युग की शुरुआत हुई। भाजपा ने कई राज्यों में सरकारें बनाई। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, कांग्रेस सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन आज
हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक भाजपा ने 21 राज्यों में सरकारें बना ली थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2014 की तुलना में बड़ी जीत के अंतर से सत्ता में वापसी की। भाजपा ने इस चुनाव में 303 सीटें जीती थी। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को लगातार कार्यकाल के लिए बहुमत मिले। साल 2024 एक बार फिर से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी आज बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फन मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।